लिखिए 360 डाल लीजिए अनुच्छेद 360 छोटा सा में मार्क करनी पड़ जाए। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखिए भाई 5 पॉइंट लिखना है। वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 अनुच्छेद 360 360। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आपात अब तक भारत में नहीं लगा है, तो आप एक लाइन लिख लीजिए वित्तीय आपात अब तक भारत में नहीं लगा है। लिखिए भाई पहले सामान्य बातें लिखिए 3-4 तब आपका लिखवा जाए। वित्तीय आपात अब तक भारत में नहीं लगा है। ये पूछा जा चुका है कि वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा है, तो आपको दिया 1 बार 2 बार 3 बार, इनमें से कोई नहीं, तो क्या जवाब रहेगा इनमें से कोई नहीं आपका। ये दूसरा आपका जो सतर्क रहना है कि वित्तीय आपात में आपका दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है, तो जब भारत में क्या लगा हो फाइनेंशियल इमरजेंसी। लिखिए एक लाइन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जगह है ना इधर बढ़ जाए पीछे। हाँ इधर आ जाए जगह है इधर इस साइड में कुर्सी ला के बैठे भाई वो आगे निकाल। देखिए आगे भाई ये पूछा गया है क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कम किया जा सकता है, तो आपका जवाब रहेगा वित्तीय आपात के समय। लिखिए वित्तीय आपात के दौरान उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का सबका वेतन कम किया जा सकता है। लिखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ता कम किया जा सकता है। फिर एक बार पूरा वाक्य देखिए वित्तीय आपात के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ता कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके द्वारा कम किया जाएगा, तो राष्ट्रपति द्वारा आदेश देकर। लिखिए ऐसा भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश देकर किया जा सकता है। ऐसा ये हो सकता है पूछ ले ऐसा भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश देकर किया जा सकता है। सर इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों का होगा। सबका वेतन कम हो जाएगा, राष्ट्रपति का भी अभी लिखवा देना। देखिए राष्ट्रपति अपने भी वेतन को लिखिए सबका वेतन कम होगा, लोक सेवक सब। तो राष्ट्रपति अपने भी वेतन भत्ते को आदेश द्वारा कम कर सकता है। कोई बचा नहीं मैं बता दूं वित्तीय आपात में, लेकिन आदेश देना पड़ेगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति अपने भी वेतन तथा भत्ते को आदेश द्वारा कम कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 332 के तहत अनुच्छेद 360 के तहत है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा
मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्रिमंडल में मार दीजिएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। अगला जो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपात की उद्घोषणा कर दी गई वित्तीय आपात की, तो वह कितने दिन प्रवर्तन में रहेगी। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बिना संसद से पास कराए 2 माह रह सकती है। और संसद अगर पास कर दे तो कितना दिन वह वित्तीय आपात बढ़ेगा, इस बारे में हमारा संविधान मौन है। तो अब भाई कितना दिन बताया जाए, ये भी समस्या है। वैसे आपका जो अन्य उद्घोषणाएं हैं, जैसे कि आपात उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात या आपका 356 6 माह बढ़ता है, तो उस आधार पर एक अनुमान कल्पना की जा सकती है कि एक बार जब संसद ने पास कर दिया इस वित्तीय आपात की उद्घोषणा को, तो 6 माह तक बनी रह सकती है। लेकिन फिर बता दिया जाए, एक अनुमान ही मैं लगा रहा हूँ, कहीं कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं। कि मैं फिर बता दूं भाई, अब आए तो भाई क्या मारा जाए, ये समस्या है। क्या ही जाए कि आपात की उद्घोषणा, लिखिए इसको। संसद की बिना अनुमोदन की यह उद्घोषणा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। संसद के बिना अनुमोदन के यह उद्घोषणा 2 मास तक अस्तित्व में रह सकती है। संसद के बिना अनुमोदन के यह उद्घोषणा 2 मास तक अस्तित्व में रह सकती है। ये ज्यादा पूछा जाता है, कितने मास तक? 2 मास तक। अब आगे भाई, अगर संसद अनुमोदित कर देती है तो कितना दिन बढ़ेगा, ये मैं भी नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर आ जाए कि 6 साल, 1 माह, 2 माह, 6 माह, तो हमारी राय है, हम अपनी राय बता रहे हैं कि 6 माह मारकर आइए, ज्यादा चांस है कि 6 माह क्या हो सकता है सर। लेकिन फिर बता दिया जाए लास्ट में, कहीं कोई संविधान में आपका टाइम का उल्लेख नहीं, जबकि 356 में कि 6 माह के लिए बढ़ेगी, 352 में था कि 6 माह के लिए बढ़ेगी, लेकिन 360 में कितने दिन के लिए बढ़ेगी, ये संविधान मौन। कभी लगा ही नहीं तब समस्या उत्पन्न होती। अब कभी यूज ही नहीं हुआ तो क्या समस्या है, ये समस्या है। अब अगला अध्याय आइए भाई, 360 के बाद अगला अध्याय आइए। इसी के साथ एक क्वेश्चन इधर से भी फ्री में बनता है, लिखिए। और भाग लिख के भाई, संविधान का भाग 19 मिसलेनियस या प्रकीर्ण हेडिंग डाल लीजिए, तो यहाँ फ्री के लिए क्वेश्चन बनता है। IAS में बना था पिछली बार फ्री में, एक क्वेश्चन फ्री में चांस है। भाग 19 मिसलेनियस या प्रकीर्ण कहा जाता है। प्रकीर्ण का मतलब कि छूटे फटके प्रावधान। याद रखिए, लास्ट में ज्यादातर दिए जाते हैं, जैसे कि CRPC भी देखेंगे तो अध्याय 17 जो 37 है, अंतिम अध्याय, वह मिसलेनियस ही। मिसलेनियस मतलब ये हुआ छूटे फटके प्रावधान। लेकिन अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण है इसमें, आपका अनुच्छेद लिख लीजिए, 361 से लेकर 367 361 से लेकर अनुच्छेद 367। एक क्वेश्चन मैं बता दूं निश्चित बनेगा इस चैप्टर से भी, प्री में, मेंस में तो भाई नहीं आता आपका। आइए देखा जाए, अनुच्छेद 361 यहीं से क्वेश्चन बनता है। लिखिए भाई, आर्टिकल 361
हेडिंग डालिए तो राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। राज्य प्रमुख ना लिखेगा, अब समाप्त हो गया, हेडिंग में भले रह गया। राष्ट्रपति और राज्यपालों यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या प्रदान किया गया है? प्रोटेक्शन। देखिए इसके लिए आपको पहले 2-3 कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट कैसे बनाने हैं आपको। पहला आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली हम देखेंगे ये क्या होती है। तब यहाँ से कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका बनाना है आर्टिकल 14 से बनाना है यानी कि समता के अधिकार, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना है। और तीसरा आपका विश्व स्तर पर बनाना है कि विश्व स्तर पर आपका क्या नियम है। तो एक बार फिर आपका पहले शुरुआत हम करते हैं विश्व स्तर पर। देखिए विश्व स्तर पर आपका लगभग ज्यादातर देशों में जो राज्य प्रमुख होते हैं उनको आपका कुछ आपका विशेषाधिकार या प्रिविलेज या आपका कह सकते हैं कुछ बातों से मुक्ति दी जाती है। कुछ उनको विशेषाधिकार दिए जाते हैं, प्रिविलेज दिए जाते हैं। तो जैसे ही विशेषाधिकार हम बता रहे हैं यानी कि कुछ मुक्ति दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है। तो जैसे ही मैं आपका शब्द यूज किया कि आपका प्रिविलेज या विशेषाधिकार, तो तुरंत आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि कहाँ कहाँ विशेषाधिकार किसको दिया गया है, एक जगह एकत्र करना है। तो पहले एविडेंस में आप लोग बताइए कहाँ से कहाँ तक विशेषाधिकार हैं। 121 से लेकर कहाँ तक प्रिविलेज दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और उसके सदस्यों को प्रिविलेज है? 105। और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को 194। और अब जो यूपीजे बनाता है कि न्याय के अंतर नहीं है। यूएनओ के किस चार्टर में प्रिविलेज की बात की गई है? तो यूपीजे का मॉडल है। तो यूएनओ के चार्टर के किस अनुच्छेद में? 105 में। और भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को किस अनुच्छेद में प्रिविलेज दिया गया है? तो ये क्वेश्चन आप क्या मारेंगे? 361। इसको लिखिए अलग से तब आपका इसको लिखिए। तो विशेषाधिकार या प्रिविलेज एक जगह एकत्र कर लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। लिखिए क्या करते हैं। पहला लिखिए भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को विशेषाधिकार। ये लिखवा दे रहा मैं अलग अलग। एक क्वेश्चन यहाँ से पूरा चांस रहता है। भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 में दिया गया है। अनुच्छेद 361। अब देखिए आईएएस में अभी बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था और क्वेश्चन यही हेडिंग से ही बन गया था कि अनुच्छेद 361 में किसको प्रोटेक्शन दिया गया है, किसको प्रिविलेज दिया गया है। ऑप्शन देखिए क्या दिया था। भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो दिमाग ज्यादा लगाते हैं सोचते हैं कि राज्यपाल को कहाँ है, ये तो केवल किसको है। यानी कि जो नहीं पढ़ते इधर से वो क्या मार कर आते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, लेकिन राष्ट्रपति नहीं। स्पष्ट बैरक में लिखा किसको? राष्ट्रपति को और किसको? राज्यपाल। एक राज्यपाल का उदाहरण बता देंगे तब आगे बढ़ा जाए। राज्यपाल के कई उदाहरण आए। आपका सबसे अच्छा उदाहरण एमपी का आया और राम नरेश यादव जी थे राज्यपाल।
और उनका नाम आपका कह सकते हैं कि मेडिकल घोटाले में आया, व्यापक घोटाले में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी डॉक्टर को राहत नहीं दी। पहले 5-7 साल आप कर लिए हो, सबको क्या किया, हटा दिया। किसी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो व्यापक घोटाले में नाम आया, उनके खिलाफ FIR हो गया। लेकिन वही आड़े कौन आ गया हमसे, 361 भाजपा थी। भाजपा भ्रष्टाचारियों का दमन करती है, लेकिन आपका राज्यपाल साहब को हटाई नहीं। अब मर गए राज्यपाल रहते, अब किसकी गिरफ्तारी। यानी कि जब तक पद पर है राज्यपाल रैंक पर, किसी भी क्रिमिनल मामले में आपका उस पर मुकदमा न तो चलाया जाएगा, और पहले से चल रहा है तो क्या हो जाएगा। अभी कल्याण सिंह का भी मामला आया था, ये राज्यपाल राजस्थान के थे, और बाबरी विध्वंस में आपका ये हुआ कि आगे मुकदमा बढ़े तो CBI ने इनको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जब तक ये पद पर हैं तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। कौन सा अनुच्छेद 361, किसको प्रोटेक्शन दिया गया, विशेषाधिकार, राज्यपाल और राष्ट्रपति। इतना बताने का मतलब एक लाइन हुआ। दूसरा लिखिए भाई, एविडेंस की धारा 121 से लेकर 132 तक में, दूसरा पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 361 शुरू नहीं हुआ, कोरिलेशन कर लीजिए पहले। साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 से लेकर 132 तक प्रिविलेज दिया गया। इसको कहा जाता है विशेषाधिकृत संसूचनाएं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, या एक लाइन लिख लीजिए, प्रिविलेज दिया गया। अगला लिखिए भाई आपका, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत 105 के तहत संसद और उसके सदस्यों को, दोनों को ये भी पूछा जा चुका है, संसद तथा उसके सदस्यों को प्रिविलेज दिया गया है, प्रिविलेज दिया गया है, यानी कि विशेषाधिकार। अगला लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत 194, संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया। राज्य विधानमंडल को भी और उसके मेंबर, यानी कि विधायक, विधायक कहा जाता है। दोनों को भाई यह नहीं कि एक बार दीजिएगा, सदस्य और विधानमंडल दोनों को प्रिविलेज दिया गया है। अगला लिखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद, अंतरराष्ट्रीय विध में चला जा रहा है, लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 105 के तहत, आसान है, भारत के संविधान का 105, वहाँ का 105, एक साथ पढ़ लीजिएगा। 105 के तहत UNO के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया, संस्थाओं को भी दिया गया, उतना डिटेल में नहीं हम लिखवा रहे हैं। UNO के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। आइए अनुच्छेद 361 में भी देखिए, पहला आपका बता गया भाई, प्रिविलेज बता गया। दूसरा आपका देखिए, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें बताना है आर्टिकल 14 से बताते हैं। आर्टिकल 14 में वित्त के समझ समता का सिद्धांत समाहित है, और वित्त के समझ समता का सिद्धांत
इंग्लैंड के गायसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है और ये बता रहे हैं कि वित्तीय समता का मतलब ये हुआ, पहला मतलब हुआ कि वित्त सर्वोच्च है, चाहे राजा हो या रंक, राजा रंक सर्वोच्च नहीं है, कौन सर्वोच्च है? कानून। दूसरा, वित्त के समझ सब क्या है? समान, यानी कि चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे राजपद हो, कानून के समझ क्या है? सब समान। लेकिन लग गया तो जरूर आपका पूछा है। लेकिन आर्टिकल 14 का 361 एक्सेप्शन है। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल वित्त के समझ क्या होते? समान होते, तो इनको कभी भी छूट नहीं दी जाती। तो आर्टिकल 14 का समता के नियम का एक अपवाद कौन है? अनुच्छेद 361। ये याद रखिएगा। आइए पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा जाए। संसदीय शासन प्रणाली आपका कहाँ से ली गई है? ये पहला क्वेश्चन ब्रिटेन से। और संसद हमारी कहाँ से ली गई है? द्विसदनात्मक ब्रिटेन से, इसमें कोई शक नहीं है। और संसदीय शासन प्रणाली में देखिए होता क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपका 2 अध्यक्ष रहते हैं, यानी कि कितने अध्यक्ष प्रधान रहते हैं? 2। एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल, यानी कि नाम मात्र का, और एक होता है एक्चुअल, यानी कि वास्तविक प्रधान। वास्तविक प्रधान जो नाम मात्र का प्रधान रहता है वह अपने विवेक से काम नहीं करता, वह एक्चुअल प्रधान के सलाह पर कार्य करता है। तो भारत में नाम मात्र का प्रधान कौन है? संघ स्तर पर कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? मंत्री परिषद। अब देखिए यही क्वेश्चन बना था कि आपका माने कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में कि मंत्रिपरिषद में? मंत्रिपरिषद में कहा अनुच्छेद 53 जाकर देखिए, अनुच्छेद 53 जाकर देखिएगा। कार्यपालिका ही पढ़ानी पड़ेगी भाई, देख रहा हूँ थोड़ा बहुत लोग गलत बता रहे हैं। इसके बाद आपका चैप्टर वहीं उठाया जाएगा, अभी चलेगा 8-10 दिन पैसे एविडेंस और सीआरपीसी तो बाया आपका खेल। वो तो जब चाहता बात ही कहेंगे आप 5 दिन में तो इतना पढ़ा दिया जाएगा कि 90% आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यही आपका कर सकते हैं कि दिक्कत करेगा, सबसे बड़ा दिक्कत आपका बिहार में करेगा संविधान, और इसी को मचिए, भले थोड़ा 10 दिन लग जाए लेकिन कोई छोटा नहीं है। आईपीसी तो अब खींच ही रहे हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि आपका मतलब जनवरी 1 वीक तक नया सब्जेक्ट लग सकता है, क्योंकि आईपीसी पहले लग रहा है समाप्त होगी, संविधान तो कभी नहीं समाप्त होगा। इसको जैसे कि कंपनी बढ़ती नहीं है तो जबरदस्ती क्या किया जाता है? वार्निंग अप कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार संविधान है, साल भर भी हम पढ़ा दें तो कम रहेगा, लेकिन भाई कंपटीशन के लिए उतना पढ़िए जितना आ सकता है। 90% तो आए, 10% छोड़िए, उसके बस की बात नहीं। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है वह राष्ट्रपति में रहती है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से या मन से नहीं करता, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और मंत्रिपरिषद का मतलब कि प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मंत्रिपरिषद। जैसे अध्यादेश जारी करना, क्षमादान देना हुआ आपका इत्यादि कार्य राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करता। इसका मतलब कि मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करेगा। लेकिन एक बार इनकी सलाह को लौटा सकता है, अगर फिर मंत्रिपरिषद ने दोबारा वही सलाह दे दी तो राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? तब आप लोग कंसेप्ट बनाइए। इतना बताने का मतलब कंसेप्ट पर आना है। जब राष्ट्रपति अपने विवेक से काम ही नहीं करता,
तो राष्ट्रपति को उसके कार्य के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? वास्तव में आपका मंत्रिपरिषद जिम्मेदार हो, इसीलिए घोटाला होता है तो राष्ट्रपति को नहीं पकड़ा जाता, मंत्रियों को पकड़ा जाता है। इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या है, नाम मात्र का, यानी कि केवल नाम चलता है और काम कौन करते हैं, मंत्रिपरिषद। और इस समय तो भाई आपका और महत्वपूर्ण है, पीएम की भूमिका का वर्णन करिए। यानी कि लग रहा है कि मंत्रिपरिषद कुछ है ही नहीं, जो पीएम बोल दिए वही शाश्वत सत्य है और उसी को सभी लोग मानने के लिए क्या है, विवश है। मतलब बात आप विवश नहीं है। यानी कि सारे मंत्री विशेष में आता वर्तमान में प्रधानमंत्री की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करिए। तो इंग्लैंड वाले तो तमाम नाम दिए हैं, टिमटिमाते हुए तारों में चंद्रमा कहे हैं, तो कई लोग कप्तान कहते हैं टीम का, तो कई लोग आपका जहाज का चालक कहते हैं, ट्रेन का ड्राइवर, कहाँ उलाट दे गाड़ी कोई भरोसा नहीं। वो अलग बात तो भाई आगे देखा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 361 पर आज एक कंसेप्ट बन गया। तो इसीलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल चूंकि नाम मात्र के प्रधान है, इसीलिए इनको उत्तरदायी, लेकिन सारे कार्य सरकार के ही के नाम पर होते हैं। किसके नाम पर? राष्ट्रपति और राज्यपाल। करते यही है साइन, लेकिन करवाते कौन है? मंत्रिपरिषद। अब सही रहेगा बेरेट आई। देखिए पहला खंड हम उठा रहे हैं, बेरेट महत्वपूर्ण है, खंड वाइज पढ़िएगा। देखिए पहला, राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज प्रमुख, अब राज प्रमुख नहीं रहे, पहले थे राजा महाराजा, अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत का राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल अपने पद के कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए वह किसी कोर्ट में जिम्मेदार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से कार्य नहीं करते, बल्कि किसकी सहायता और सलाह लेकर कार्य करते हैं? मंत्रिपरिषद की। इसलिए इन्हें पहले खंड में क्या दिया गया है? परंतु देखिए, परंतु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, अभिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो अब एक और अनुच्छेद आ गया, कौन सा इसमें हो गया? 61। तो तुरंत 61 पढ़ लेना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यानी कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अच्छे से जानिए, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में? 56। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? दो क्वेश्चन, इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है, पूछे तो किस अनुच्छेद में लिखा है? 56। और इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो आपका बताइए 63 में क्या है भाई? देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कम से कम सदन के कम से कम आपका प्रस्ताव पास होगा, तो उपस्थित और मत देने वाला नहीं, कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का कितने? 2/3 बता गया था ना, दोबारा नहीं बताया गया। यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद, क्योंकि राष्ट्रपति को केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने अर्थात संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया कि नहीं, इसके लिए जांच हो सकती है।
और ये जांच सदन के बाहर होगी और इस जांच में राष्ट्रपति के आचरण का क्या किया जा सकता है, पुनर्विलोकन कि क्या राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण अपने आचरण से किया, इसकी जांच की जा सकती है। और ये जांच कमेटी बैठती है, आगे राष्ट्रपति में बताया जाएगा। अगला देखिए, फिर परंतु लगा है, परंतु यह और कि इस खंड की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाहियां चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है। तो ये भी अच्छा माने सामान्य बात है कि भले ही राष्ट्रपति और राज्यपालों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन इनके कार्य के लिए आप भारत संघ और राज्य के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा लोग करते हैं। राज्यपाल के नाम से का राष्ट्रपति के और यूनियन ऑफ इंडिया और उस राज्य के नाम से करते ही हैं। देखिए खंड 2 देखिए, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडी कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। यहाँ से आपका फिर क्वेश्चन अच्छा बना है। देखिए, राष्ट्रपति को किन मामलों में बचाव प्राप्त है, ये दिया है। क्रिमिनल मामले, सिविल मामले, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों नहीं मानना। केवल और केवल आपराधिक मामलों में यही गलती होगी, इसको हम लिखवा देंगे, पर गैरत हो जाए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को केवल और केवल आपराधिक मामलों में बचाव प्राप्त है। और कब बचाव प्राप्त है? जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पद पर है तो क्या पद के पहले इनको बचाव प्राप्त है कि पद के बाद में, कि पद पर रहते हुए? हाँ, रहते। अब अगला क्वेश्चन, पद पर रहते हुए आपको सतर्क रहना है। पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्यवाही न तो दायर की जाएगी, दायर भी नहीं की जाएगी, और अगर पहले से चल रही है तो चालू रखा जाएगा कि उसको रोक दिया जाएगा। और कब तक ये कार्यवाही रुकी रहेगी? जब तक कि ये लोग क्या है, ये सतर्क रहिए। जैसे कि अच्छा उदाहरण मैं बता था आपका राम नरेश यादव जी का, जो पद पर रहते हुए ही मर गए, लेकिन गद्दी नहीं छोड़े क्योंकि जेल जा सकते थे। फिर देखिए भाई, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और ये चले गए हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के साथ, और यही आधार उठाए क्या जो अनुच्छेद 361 हमें क्या देता है, प्रोटेक्शन। जब मैं राज्यपाल हूँ तो FIR कहाँ से? और हाई कोर्ट ने FIR को क्वैश कर दिया। क्यों क्वैश कर दिया? क्योंकि कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई दायर ही नहीं हो सकती और पहले से चल रही है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि वह क्या रहेंगे, पद। अब यहाँ एक और समस्या बनती है, उसको देखा जाए भाई। समस्या आपकी ये बनते हैं कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई, यानी कि अवमानना की कार्रवाई, अवमानना की कार्रवाई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो, ये क्वासी जुडिशियल अर्थात अर्ध न्यायिक होती है। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल ने न्यायालय की अवमानना की है तो ऐसे मामलों में इन्हें बचाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंटेम्प्ट की कार्यवाही क्रिमिनल न होकर आपका कैसी होती है, न सिविल न क्रिमिनल, त्रिशंकु जैसे क्या होती है, क्वासी जुडिशियल, यानी कि अर्ध न्याय। अवमानना में कोई आपका मैं बता दूं कि इनको बचाव नहीं। अगला ये आगे देखिए भाई, अगला सब देखिए खंड 3। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेश का नहीं निकाली जाएगी। ये भी आपका महत्वपूर्ण है।
कि उनके खिलाफ कोई न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकाल सकता। अगला देखा जाए आपका खंड 4 महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन फिर आता है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही जिसमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया गया है, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक दायर नहीं की जाएगी जब तक कि उसको सूचना न दे दी गई हो, और सूचना कह सकते हैं कितने माह पूर्व दी जाएगी। यही आपका पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल मामलों में बचाव नहीं। अब सिविल मामलों को दो भागों में हम बांटे। एक आपका लोक कर्तव्य में किए गए सिविल मामले, जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सिविल मामला जिसमें कि उन्होंने संविधान या कानून के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया, उसमें उन्हें पूर्ण बचाव। क्योंकि आपका पहला खंड आइए, पहला खंड ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य करते हैं तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार। तो आपका कब इनकी सिविल मामलों में जिम्मेदारी नहीं होगी? जब ये आपका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तब इन्हें बचाव सिविल मामलों में नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूर है कि सिविल वाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कर रहे हैं तो इनको कितने माह की पूर्व सूचना दे दीजिए। 2 माह लिखित में देंगे कि मौखिक? लिखित में देंगे और सब कुछ क्लियर लिखा जाएगा कि नहीं? लिखा जाएगा। एक उदाहरण देखिए, इस पर एक उदाहरण बताते हैं, थोड़ा कठिन जरूर है भाई। देखिए, एक व्यक्ति था और 20 से 5,000 रुपया उधार लिया था, ध्यान से समझिए, और ये राज्यपाल बन गया। अब ऐसी दशा में बी का पैसा दे नहीं रहा है और ए अब क्या बन गया? राष्ट्रपति। आप लोग दिमाग लगाइए, जो 5,000 रुपया ए ने लिया है वह पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लिया है कि व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से। और बी चाहता है कि इस राज्यपाल महोदय के खिलाफ हम क्या करें? सिविल। तो बी को क्या करना पड़ेगा? ए को सूचना देनी पड़ेगी राज्यपाल महोदय को, और कितने माह को? और इसी से जोड़ लीजिएगा सीपीसी की कौन सी धारा? 80। उसमें भी भाई तमाम है, लेकिन अभी एक चीज है, देखिए 80, यानी कि इसका फिर मतलब ये हुआ। देखिए फिर मतलब है, बी द्वारा राज्यपाल साहब को 2 माह पहले एक लिखित सूचना देनी होगी, उनके कार्यालय में छोड़नी होगी, और सूचना में सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। कितनी रकम, कब आप लिए थे, कब वादा किए थे, कब वादा नहीं निभाए, ये सारी बातें क्लियर क्या होनी चाहिए? लिखनी चाहिए। और भी अपना नाम पता भी लिखेगा। और जैसे ही 2 माह बीता वैसे ही भी 5,000 के लिए किस पर मुकदमा करेगा? राज्यपाल पर। तो सिविल मामलों में व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्या बनाया गया है? उत्तरदायी। व्यक्तिगत मामलों में छूट नहीं, ये याद रखिएगा। क्रिमिनल मामलों में भले छूट है, सिविल में नहीं। ये आपका पूछा जाता है भाई किसमें छूट है, सिविल में कि क्रिमिनल? तो क्रिमिनल में छूट है, सिविल में नहीं। लेकिन सिविल में है कब? जबकि अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में इन्होंने क्या किया है? ये पूछा गया भाई, सतर्क रहिएगा। इस प्रकार आपका ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम 361 संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण
इसका मतलब ये हुआ कि आपका संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियां चल रही हैं और कोई व्यक्ति प्रकाशित करता है तो तमाम इस पर केस कल हम देखेंगे। इसको कल देखा जाएगा। केशव सिंह को केस पढ़ना पड़ेगा और वहाँ का तमिलनाडु वाला और कब तोड़ी गई क्लास। भाई कल 4:30 बजे से ही क्लास चलेगा। थोड़ा काम ना बताइए। उसके लिए अलग प्रावधान है भाई। जिस राज्य में बनाए जाते हैं जैसे कि दिल्ली का है तो उसके लिए अलग प्रावधान, उसको भी मुक्ति मिलेगी। 248 इत्यादि उसको अलग से बताया जाए। राज्य का 4:30 बजे से कल क्लास चलेगा भाई। काम वाला आज काम पड़ गया था, लेट हो गया। 4:30 से आज